हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो प्रिसेप्टर्स में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की सारी डेरिवेशंस कवर कर ली थी, एक्सियल पोजीशन वाली भी और इक्वेटोरियल पोजीशन वाली भी। तो आज हम आगे के टॉपिक्स करेंगे, गॉस लॉ की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे, बट उससे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.10 उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.10 है, जो कि बुक के अंदर बहुत ही बड़े तरीके से बता रखा है, पूरी डेरिवेशन करके बता रखी है वो, है ना। बट हम जो फॉर्मूले हमने सीखे थे पिछले के दो डेरिवेशंस के अंदर, दो लेक्चर्स के अंदर हमने जो सीखे थे, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जो फार्मूला था और एक्सियल पोजीशन के लिए जो फार्मूला था, उनकी मदद से हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। पहले देखते हैं वो फार्मूला क्या था हमारा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमको निकालनी है किसके ऊपर, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, तो उसका फार्मूला क्या निकला था हमारा, Kp/r³। ठीक है, यही था, रिवाइज कर रहे हैं बस पिछला वाला। और एक्सियल पोजीशन पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी तो वो तो हमारा 2Kp/r³। ये तो हमको याद है ना, ये हमने सीखा था। अब देखते हैं कि इस एग्जांपल में हमसे बोला क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ डायरेक्टली। इन्होंने बोला है कि दो चार्जेस हैं जो कि 10 माइक्रोकूलम के हैं और 5 mm की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ दोनों चार्जेस कैसे कैसे, ये इधर बनाते हैं अपन। तो ये रहा एक चार्ज, इसको मैं -10 माइक्रोकूलम मान लेता हूँ, है ना, और एक ये दूसरा चार्ज इधर है, इसको प्लस का 10 माइक्रोकूलम मान लेता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है डिस्टेंस कितना है, 5 mm का, 5 mm का है। ठीक है, और अब हमसे पूछा गया है कि दो केसेस हैं इसके अंदर। ए के अंदर हमको क्या बोल रखा है कि पॉइंट जो P है वो इसकी एक्सिस पे है 15 सेंटीमीटर दूर इसके सेंटर से। ये मान लेता हूँ मैं पॉइंट P। वैसे ये डायग्राम थोड़ा इधर बनाना चाहिए था, ये इतना दिखने में जस्टिफाई नहीं हो रहा कि 15 सेंटीमीटर दूर है ये। ठीक है, पर हाँ अपन को समझ में आना चाहिए। केस 1 दे रखा है हमको, बोल रखा है कि पॉइंट P जो है वो इसकी एक्सिस पर है और इसके सेंटर से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर दूर है। अब इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, केस 1। केस सेकंड के अंदर, बी वाले पार्ट के अंदर हमको बोल रखा है कि पॉइंट P जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और अब इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से वो भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही तो पूछा है। अब देखो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा है और हमको जो एग्जाम्पल करा रखा है बुक में, पूरा बड़ा डेरिवेशन के तरीके से इसको करा रखा है। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, सिंपल फार्मूला पुट करना है, फार्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। पहले मैं ए पार्ट की बात करूँ, ठीक है, एक्सियल की। चलो ए एक्सियल की बात करता हूँ। तो एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा है एक्सियल का फॉर्मूला। एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2Kp/r³, 2Kp/r³। तो यहाँ पर बस मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करता हूँ। 2 की वैल्यू 2 है, K की है 9 × 10⁹। P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, है ना, P होता है मेरा डाइपोल मोमेंट, हम जानते हैं। और P की वैल्यू क्या होती है, 2A × Q। 2A क्या है, दोनों डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस है, और Q क्या है, मैग्नीट्यूड। तो जो डिस्टेंस है उसको मुझे मीटर के फॉर्म में लिखना होगा। देखो, क्योंकि कुछ डिस्टेंस मुझे सेंटीमीटर में दे रखी है, यहाँ पर mm के अंदर दे रखी है, बट मुझे स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिखूंगा 2A की जगह 5 mm और उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 10⁻³ मीटर। ऑलराइट। Q चार्ज 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर मेरे पास R कितना है, R रेडियस नहीं, रेडियस R डिस्टेंस हो गया ना सेंटर से और इस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, तो ये कितना होगा, 10⁻⁻² मीटर के लिए, और यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। अब देखो, सारी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। मैं थोड़ा सिंपल करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या होगा, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻9 और 10⁻+9 से तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बचा, 9 2 जा 5 2 जा 10 कर लेते हैं, 5 2 जा 10 और 10 कितना था, 10 और 10 100 हो जाएगा।
100 इंटू 9 900। अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो 5 2 10, 10 इंटू 10 कर लो 100, 100 इंटू 9 900, तो मैंने यहीं से 900 लिख लिया। ऑलराइट, 15 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 3375, 3375। और 10 की पावर -2 का क्यूब तो 10 की पावर -6, ऊपर आएगा तो 10 की पावर 6। इस तरह से ये हो जाएगा। फिर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा और इसको कैलकुलेट करूँगा तो फाइनल जो आंसर निकल के आने वाला है वो है 2.66 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट यही होती है न्यूटन पर कूलम, याद है सभी लोगों को? ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। था कितना सिंपल? ठीक है, बहुत ही सिंपल था फर्स्ट पार्ट हमारा। अब मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ, इक्वेटोरियल की। तो अब हम अगर एक्सियल की तो हमने निकाल लिया, अब इक्वेटोरियल की बात करते हैं। इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या था? KP/R3। ठीक है, यानी सिंपल हमारा एक्सियल का हाफ हो गया ना। तो मैं डायरेक्टली इतना सा पुट करने के बजाय जो इसकी वैल्यू आई इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, है ना। एक्सियल डिवाइडेड बाय 2 है सिंपली, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्सियल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2.66 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1.33 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने कर लिया है ना, और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। चलिए अब अपन आगे देखते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डाइपोल को रखा हुआ है तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। ठीक, ये हम देखते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं। टॉर्क ऑन अ डाइपोल in a uniform electric field। तो टॉर्क के बारे में कई बच्चे तो भूल गए होंगे जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है। टॉर्क क्या होता है अभी धीरे धीरे जैसे हम डेरिवेशन करेंगे पता चल जाएगा। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। टॉर्क की कुछ नहीं होता है, बस रोटेशनल फॉर्म ऑफ फोर्स होता है। जैसे हम लीनियर फॉर्म के अंदर क्या बोलते हैं? फोर्स। तो अगर फोर्स रोटेशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस केस में फोर्स का जो एनालॉग है वो हम टॉर्क बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्स की जगह टॉर्क। जैसे हम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं रोटेशन के अंदर? एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं रोटेशन मोशन के अंदर? एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे ही फोर्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे? टॉर्क से। टॉर्क के बारे में हम ये भी जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे कि हेडिंग का नाम है कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा तो उस डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने डाइपोल को रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, ये फाइंड करना है। तो टॉर्क फाइंड करने से पहले ये समझते हैं टॉर्क लगेगा क्यों। ठीक है, टॉर्क क्यों लगेगा, तो ये समझने के लिए अपन मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख लिया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consider an electric dipole consisting of consider an electric dipole is placed in uniform electric field as shown in figure। ठीक है, as shown in figure। तो ये हम फिगर बना लेते हैं। ये डेरिवेशन करने का तरीका भी मैं साथ के साथ बता रहा हूँ, जिस तरह से लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ इसी तरह से हम एग्जाम में लिख के आएंगे। ठीक तो ये देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑलराइट ये रही। अब यहाँ पर मैंने एक डाइपोल रखा हुआ है, ये रहा डाइपोल। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ प्लस का क्यू चार्ज है और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ माइनस का क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल है ना। हाँ,
और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी हमने लिखा था। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक, अब देखो, अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस डाइपोल के ऊपर यहाँ से फोर्स कितना लगेगा। हमने पढ़ा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने वहाँ पर ये समझा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो मैं उस पॉइंट के ऊपर फोर्स भी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी पॉइंट P के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है और उस पॉइंट के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फोर्स भी फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फोर्स मिल गया, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो है मेरा QE। ठीक है, और डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। क्यों इस तरफ है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है वो पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ निकलती है, तो पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करेंगी ना। यहाँ पर कोई भी, मान लो यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव सोर्स है, बहुत बड़ा यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स है, मेरा हाथ ये पॉजिटिव सोर्स है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो पॉजिटिव तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल ही करेगा ना। तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ मैंने बना दी। ठीक है, फिर अब इस पॉइंट की बात करता हूँ, नेगेटिव है तो ये इस तरफ की तरफ इधर अट्रैक्ट होगा ये, है ना। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी, QE, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव बॉडी है तो उसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो एक फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है QE, एक फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है QE, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, नेट फोर्स कितना होगा बोलो, देखते हैं नेट फोर्स कितना होता है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ना। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज, फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज, यानी कि प्लस Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है वो मैंने देखा, वो है QE, और उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे लगेगा। ठीक है, फिर मैं बात करूँ फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज, तो ये भी है QE, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डायरेक्शन का अपोजिट होगा। तो मैं बात करूं नेट फोर्स की, F नेट जो होगा डाइपोल के ऊपर जो लगने वाला है F नेट, वो मेरा होगा QE, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस QE। तो ओवरऑल मेरे पास नेट फोर्स हो रहा है 0, नेट फोर्स हो रहा है 0। मतलब अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स 0 होता है तो वो बॉडी अपनी स्टेट के अंदर रहती है, जो भी उसकी स्टेट थी उसी स्टेट में वो रहती है। तो अभी इसकी स्टेट क्या है, देखो मैं आपको वापस डायग्राम पे ले चलता हूँ इसकी स्टेट बताने के लिए। इसकी स्टेट हमने इस तरह से मानी है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है हमारा डाइपोल, थीटा एंगल बना रहा है। देखो ये मैं बताता हूँ, थीटा एंगल बना करके ये जो एंगल है ये थीटा बना रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, ये स्टेट है। तो जब इनिशियली मैंने डाइपोल को रखा थीटा एंगल से, तो फाइनली भी थीटा एंगल ही रहेगा। अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा तो थीटा एंगल ही रहेगा, यानी डाइपोल मैंने जैसा रखा वैसा का वैसा ही रहेगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है ना, अगर हम प्रैक्टिकली डाइपोल को रख के देखेंगे तो वो ऐसा कैसे नहीं होता है ना, वो रोटेट करने लगता है। अभी रोटेट क्यों करने लगा उसको भी हम फिजिक्स की मदद से, मैथमेटिक्स की मदद से समझेंगे। देखो जब भी दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगते हैं पैरेलल, जब भी दो फोर्स इक्वल हों, अपोजिट हों और पैरेलल हों, तो वो क्या बनाते हैं, एक कपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। और वो कपल क्या करेगा, इन दोनों को रोटेट करेगा। वापस एक बार मैं डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ, डायग्राम में अच्छे से समझा देता हूँ। देखो ये भी QE है, ये भी QE है, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन राइट में है, इसकी लेफ्ट में है। ठीक है, अपोजिट है, इक्वल, अपोजिट और पैरेलल, दोनों पैरेलल भी तो हैं। तो जब भी दो फोर्सेस इक्वल हों, अपोजिट हों और पैरेलल हों किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो दोनों फोर्सेस मिलकर के कपल बनाते हैं। कपल क्या करता है, उस बॉडी को रोटेट करता है। कोई भी बॉडी है, मान लो ये मैंने कैप रख दिया मेरा, ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है राइट की तरफ, मैं ऐसे उंगली से इसको इधर दे रहा हूँ राइट की तरफ धक्का, और एक मैं इसकी तरफ इस वाली उंगली से लेफ्ट की तरफ धक्का दे रहा हूँ। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो रहा है ना। देखो ध्यान से, वापस से मैंने यहाँ से पुश किया, यहाँ से भी पुश किया, तो क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है ना। तो क्यों रोटेट हो रहा है, नेट फोर्स अगर इक्वल है तो 0 हो जाना चाहिए था। हाँ, नेट फोर्स तो 0 होगा, बट दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं और पैरेलल हैं। पैरेलल हैं, देखो इस तरह से मैं पैरेलल फोर्स लगा रहा हूँ ना, पैरेलल है। इसके कारण क्या होगा, ये जो फोर्स है वो कपल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, कपल। और कपल क्या करेगा, किसी भी बॉडी को रोटेट करने का काम करेगा।
और कपल कब बन रहा है, देखो वापस बार बार बोल रहा हूँ, तीनों चीज़ें देखनी है हमको। पहली, दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, दूसरी दोनों फोर्स अपोजिट होने चाहिए, तीसरी दोनों फोर्स पैरेलल होने चाहिए। अगर ये पैरेलल नहीं होंगे, सपोज करो अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो ये बॉडी हमारी रोटेट नहीं करेगी। सपोज करो मैंने जैसे ये कैप है ना, मैंने इसको इधर यूँ फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ से यूँ फोर्स लगा रहा हूँ, इक्वल है ना, बट पैरेलल नहीं है, या फिर इक्वल है अपोजिट नहीं है, ऐसे लगा रहा हूँ तो बॉडी रोटेट ही नहीं हो रही। मतलब इक्वल भी है और सेम डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट नहीं है। तीनों चीज़ें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो तो अब हम इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज में हमने लिख लिया कि हाउएवर एज द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड पैरेलल एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, देयरफॉर दे फॉर्म अ कपल, है ना, विच रोटेट्स द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आना चाहिए था। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम देख लेते हैं एक बार। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। मैं वापस से बना ही लेता हूँ यहाँ पर डायग्राम ना, बार बार अपन को टर्न करना पड़ रहा है। एक बार इधर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, तो इस तरह से नहीं रोटेट होगा, इस तरह से रोटेट होगा ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया रोटेट्स द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है ना, तो टॉर्क भी एक्ट होगा। जब रोटेट होती है बॉडी तो टॉर्क एक्शन के अंदर आता है। फोर्स तो नहीं निकाल सकते, टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है। तो ये मेरा फोर्स हो गया। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये वाला डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इसको नाम देता हूँ ए, ये ओ है, ये सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी। ट्रायंगल ए ओ सी में से मैंने क्या देखा, ए ओ सी में से मैंने देखा कि जो ए ओ, ये एंगल कितना था, थीटा। हमने पिछले डायग्राम में भी बनाया था कि ये हमारे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, डाइपोल, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ए ओ साइन थीटा, ए ओ साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरा, ए सी के बराबर हो जाएगा। ए सी क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि मैं इस तरह से लिखूँ ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ए ओ की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा, क्योंकि डाइपोल की पूरी लेंथ कितनी होती है, 2a, और इतना पार्ट कितना होगा, ए, तो ये हो गया ए साइन थीटा। तो ये मेरे को मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू फोर्स क्यू ई एट पॉइंट ए, टॉर्क एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है वो मैं फाइंड करता हूँ। वो इस तरह से टाउ वन हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हो जाएगा मेरा क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ए साइन थीटा। ऑलराइट, ये हो गया मेरा टॉर्क। सिमिलरली टॉर्क एट पॉइंट बी, ये बी पॉइंट है, इस पर भी अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो वो भी इसी तरह से मिलेगा क्यू ई, और अगर मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो ये भी ए साइन थीटा मिलने वाला है। समझ में आ गया, ये भी ए साइन थीटा मिलेगा भाई, जैसे ये ए साइन थीटा मिला ना, ये भी ए साइन थीटा मिलेगा। सिमिलरली एट पॉइंट बी पर जो मुझे टॉर्क मिलेगा वो भी क्यू ई ए साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है नेट टॉर्क। क्या फाइंड करना है, नेट टॉर्क। तो मैं क्या करूंगा, लिखता हूं नेट टॉर्क और इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, टाउ नेट इज इक्वल्स टू, तो अब देखो ये भी क्यू ई ए साइन थीटा, ये भी क्यू ई ए साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 2QE इंटू ए साइन थीटा। ऑलराइट, 2QE इंटू ए साइन थीटा इस तरह से आ जाएगा। अब मैं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद करूंगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, अरे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था ना P इज इक्वल्स टू 2AQ, दिख रहा है। तो इसकी हेल्प से मैं ये रहा 2A और ये Q, इसको मैं क्या लिख दूंगा PE, इसकी जगह P लिख दूंगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाउ नेट जो होगा मेरे पास, टाउ नेट जो होगा दैट विल बी PE साइन थीटा। यही हमारा नेट फॉर्मूला है टॉर्क का। हम क्या निकालने चाहते थे कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, और वो हमने फाइंड कर लिया कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क PE साइन थीटा लगेगा।
ठीक है। इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले भी लिख सकता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में भी लिख सकता हूँ पी क्रॉस ई, क्योंकि क्रॉस का साइन हटता है तो साइन आता है, ये क्रॉस हटाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेशन देखी। देखो छोटी सी डेरिवेशन थी, मेन चीज़ क्या है इसमें कॉन्सेप्ट समझने की। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको रटने की कोशिश करते हैं, चीज़ नहीं समझते। तो हमारा क्या मोटो था कि हम टॉर्क निकालना चाहते थे डाइपोल के ऊपर, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है तो हमने समझा टॉर्क निकाल तो लेंगे, बट टॉर्क आएगा क्यों, लगेगा क्यों। तो वो टॉर्क मैंने समझा इस तरह से कि यहाँ पर QE फोर्स लग रहा है, QE फोर्स लग रहा है इधर, नेट फोर्स तो इसके ऊपर 0 है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज़ बन रही है, कपल बन रही है। कपल कब बनती है, जब दो फोर्सेस कैसे हों, इक्वल हों, अपोजिट हों और पैरेलल हों। तो ये इक्वल है, अपोजिट है, पैरेलल है, तो ये क्या बनाएंगे, कपल। कपल से क्या होगा, रोटेट होने लग जाएगा, और जब रोटेशन आता है बॉडी के अंदर तो टॉर्क अपने आप आ जाता है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने बचपन में सीख लिया था 11th क्लास के अंदर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से मुझे फोर्स तो पता था QE है, ये भी QE है, फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना था। वो मैंने यहाँ से ट्राइंगल AOC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया QE इंटू A साइन थीटा, और B पॉइंट के ऊपर भी QE इंटू A साइन थीटा मिलेगा। फिर जब नेट टॉर्क निकालना पड़ेगा तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा और फाइनली मेरे पास आ जाएगा P क्रॉस E। तो ये था इसका रिजल्ट। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आया ये टॉपिक तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।